नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में मेरे सभी सहयोगियों का एक बार फिर से स्वागत। ये जो मेरा माध्यम है, मैं चाहता हूँ इससे अधिक से अधिक संस्मरण आपके साथ साझा करूँ। आज मैं आपको एक ऐसा मुद्दा बताने जा रहा हूँ जिस पर मैंने लिखा तो है पहले भी, लेकिन आज भी मुझे उस क्षण का अफसोस है। 25 सितंबर 2020 आज की तारीख है, मगर अब से 26 साल पहले आज ही के दिन एक ऐसी घटना में मैं साक्षी था कि आज आपसे उस घटना को मैं शेयर करना चाहता हूं, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। साथियों, उस वक्त उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चरम पर था और खटीमा की घटना हो चुकी थी, मसूरी की घटना हो चुकी थी। दोनों जगह गोलीबारी में बहुत लोग मरे थे। सब मिलाकर के ये था कि माहौल में, फिजाओं में आक्रोश था और उत्तर प्रदेश सरकार पे उत्तराखंड के लोगों का, ये पहाड़ी जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ के लोगों का भरोसा उठ चुका था। ये सच्चाई है। मैं उस वक्त समाजवादी पार्टी में था। मेरे अपने नेता मुलायम सिंह यादव जी से इस मामलों में मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। वो 2-3 बार मुझे ताने भी मार चुके थे। मैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ उनकी कार्य समिति का सदस्य था, उत्तर प्रदेश की कार्य समिति का। मेरे सहयोगी मंत्री प्रसाद नैथानी मेरे विचारों से सहमत थे। हमारे एक और साथी उस वक्त हमारे साथ हमेशा रहा करते थे, राजेंद्र कोटियाल जी, एडवोकेट राजेंद्र कोटियाल जी। वो आप जानते हैं, समाज के विषयों के लिए वो भी हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। ये वही राजेंद्र कोटियाल जी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट से आदेश करवाया था कि पलटन बाजार और देहरादून शहर में जो जगह जगह अतिक्रमण है, लोगों ने अपना छज्जे, दुकान आगे तक बढ़ा लिए हैं, जिसकी वजह से आज लगता है कि पलटन बाजार की सड़क ही छोटी हो गई। और कोर्ट कमिश्नर वो बन गए थे, बाद में सूचना आयुक्त भी रहे। तो एक बड़ा क्रांतिकारी उनका बैकग्राउंड रहा है और वो भी हमारे साथ थे। तो हम तीनों ने आपस में चर्चा करी कि हमको ये सूचना मिल रही है कि 25 सितंबर 1994 को हमें ये सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश सरकार, और वो भी सीधे सीधे मुलायम सिंह जी और मायावती जी, संयुक्त सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी। इन दोनों के निर्देशानुसार इस रैली को रोका जाएगा। 2 अक्टूबर को दिल्ली में रैली थी, एक हफ्ते बाद दिल्ली में रैली होनी थी। उस रैली के लिए यहाँ से हजारों बसें जानी थी और वहाँ गांधी समाधि पर एक आंदोलन था, रैली थी। और केंद्र सरकार, नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी, उससे ये मांग करते कि साहब हमें उत्तराखंड राज्य चाहिए। और आंदोलनों का यही तरीका है, आंदोलन होते हैं, लोग इकट्ठा होकर के अपने प्रदेश में भी जाते हैं और दिल्ली भी जाते हैं। हमको ये सूचना मिली कि रैली रोकी जाएगी। बहरहाल हम अपने अपने साधनों से लखनऊ पहुंचे तो वहाँ मुलायम सिंह यादव जी से अपॉइंटमेंट लिया। हमको सवेरे 5 बजे का अपॉइंटमेंट उन्होंने दिया। 25 सितंबर आज ही का दिन, 26 साल पहले। और वो सुबह सुबह अपने घर पे अपना जो उनका एक सर्किल था जहाँ उनकी गाड़ियाँ घूम के पार्किंग में लगती थी, उनकी गाड़ियों की दिशा बदलती थी, उसमें अच्छी बड़ी जगह थी, एक गोला था, उसमें वो तेज चल के मॉर्निंग वॉक करते थे। तो वही उन्होंने हमको बुला लिया। उन्होंने पहले दौर में मुझे तो बहुत बुरी तरह से घूरा और घूर के उन्होंने बुलाया, इसको मंत्री प्रसाद नैथानी को बुला लिया, हमारे मित्र को, पूर्व विधायक था उस वक्त तक वो, और उससे बात करते रहे। लेकिन हाँ, तेवर तल्ख थे उनके तेवर तल्ख थे। फिर दूसरे तीसरे राउंड में उन्होंने मुझे भी बुलाया और मुझे बुलाते ही बोले, हाँ कैसा चल रहा है तुम्हारा आंदोलन? और मेरी तरफ काफ़ी गुस्से भरी निगाह से देखा। हमने कहा सब आंदोलन अच्छा चल रहा है और ये आप ही का जगह है वो आंदोलन है, आपने तो हमें रथ दिया था। और जो आपका प्रिय रथ था, वो रथ जो कानपुर में आपको देवीलाल जी ने दिया था जनता दल सरकार के आंदोलन के दौरान, तो ये वही रथ आपने दिया। और वो रथ तो इतना प्रिय आप किसी को देते नहीं थे, और आपने हमको कहा और हमने पूरे उत्तराखंड में उस रथ को घुमाया। उत्तराखंड राज्य के लिए हमने अलख जगाया। और आज जब लोग मांगने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य, तो आप रैली रोकोगे?
हमको ये सूचना मिली है कि आप रैली रोकने की योजना बना रहे हो। अच्छा, वो भी स्पष्ट वक्ता थे, उन्होंने अपने बाहें चढ़ाई और कहने लगे हाँ रोकूंगा, इसी अंदाज में उन्होंने कहा। हमारा उनसे काफ़ी फ्री थे उनसे बातचीत करने में, और हम किसी भी तेवर में हम उनसे लड़ भी लेते थे। तो हमने कहा कैसे रोकोगे? कहने लगे रोकूंगा। हमने कहा क्यों रोकोगे? कहने लगे जनरल BC खंडूरी जो उस वक्त के सांसद थे, उनका एक पत्र इंटरसेप्ट किया है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और ये कहा है कि रैली में यह आह्वान किया गया है कि भूतपूर्व सैनिक अपने हथियारों के साथ जाएं। मैंने कहा कि साहब मुलायम सिंह जी, इतने बड़े बड़े 2 कार्यक्रम हो गए, पौड़ी में तो ऐतिहासिक जुलूस था पौड़ी में, मतलब ये लोगों का कहना है, हालांकि ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि 1 लाख के करीब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। मतलब पौड़ी शहर में 1 लाख लोग इकट्ठा करने की जगह नहीं है, लेकिन ये सुना है कि 4 किलोमीटर पहले तक और 2-3 किलोमीटर इस तरफ, दोनों तीनों तरफ पौड़ी में जाम लगा हुआ था, बस लोग ही लोग थे। तो 1 लाख ना भी सही, थोड़ा कम लोग रहे होंगे। तो मैंने कहा इतनी बड़ी घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं, अभी तक आंदोलनकारियों की तरफ से इतनी सी भी हिंसा नहीं हुई। और अगर हमारे पूर्व सैनिकों के पास हथियार हैं तो वो एक डिसिप्लिन फोर्स है, उनसे आप अपराध की उम्मीद ना करें। ले जा रहे हैं तो ले जाने दीजिए, क्या हो गया अगर ले भी जा रहे हैं तो। या एक बार आप यहाँ से एक निर्देश जारी कर दीजिए कि कोई भी यहाँ से हथियार लेकर नहीं जाएगा, लेकिन रैली रोकी नहीं जा सकती। रैली रोकेंगे तो जरूर मामला बिगड़ेगा, पर वो माने नहीं। हमारी लंबी बहस हुई, उन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी कि ये लड़ाई OBC पिछड़ी जाति वर्सेस अपर कास्ट है। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अपर कास्ट हम उत्तराखंड में ज़्यादा हैं, ये तो सच है, लेकिन ये किसी OBC का अधिकार मारने की बात नहीं है। हमारे यहाँ OBC की तादाद बहुत कम है, तो उसी अनुपात में उनका समाज में प्रतिनिधित्व है। हाँ, आपके इधर उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में OBC बहुत ज़्यादा हैं, आपकी लड़ाई के हम खिलाफ नहीं हैं। वो बोलते थे तुम इस लड़ाई में मेरा साथ दे दो, मैं आप सबको एडजस्ट कर दूंगा। मैंने कहा हम एडजस्ट ना भी हों, हमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, उससे पहले जोशी जी, जनरल जोशी आर्मी चीफ, वो भी अपना रोष प्रकट करके जा चुके थे, हालांकि उसका खंडन आया, लेकिन सूचना यही आई कि जनरल जोशी जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा कि साहब आप पहाड़ियों के प्रति खराब शब्द मत बोलो, मेरी फौज में पहाड़ का बहुत आदमी है और उनमें विद्रोह हो जाएगा अगर आपने दोबारा बोला। ये बातें आई बाहर, मैं इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसी अफवाहें और ऐसी चर्चाएं बाजार में थी। तो उसी माहौल में हम भी उनसे लड़े। हमने कहा नहीं साहब, आपको हमारी कौम के लिए, हमारे पहाड़ी लोगों के लिए कुछ उनके खिलाफ कहने का कोई अधिकार नहीं है, हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप रैली नहीं रोकेंगे। पर सच बात यह है कि वो नहीं माने, उन्होंने कहा रैली रोकूंगा। और हम बहुत बहस करने के बाद, और बिल्कुल आमने सामने की चेतावनी वाली स्थिति हो गई। मंत्री प्रसाद भी अपना आपक हो गए और हमारे कोटियाल जी भी आपक हो गए। अच्छा, हमारी पार्टी के जो बाकी नेता थे, मेरे पारिवारिक संबंध है उनसे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, समझते तो थे, वो भारी सिक्योरिटी लेकर के घूमते थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने हिम्मत नहीं करी। ये इसका अफसोस मुझे आज भी है। अगर हम सब मिल करके एक साथ बोल देते तो मुलायम सिंह जी के तेवर बदलते, उनकी योजनाएं बदलती, मगर हम चंद लोगों के अलावा कोई बोला नहीं। ये अफसोस मुझे आज भी है। 26 साल पुरानी घटना याद आ गई। उसके बाद हम देहरादून आ गए। देहरादून आ गए तो रैली की तैयारियां चल रही थी, प्रशासन रोकने की तैयारियां कर रहा था। और 1 अक्टूबर को जब रैली की बिल्कुल तैयारियां हो गई थी, मैंने जिलाधिकारी महोदय से फिर से एक बार बोला। हमारे जिलाधिकारी मेरे मित्र भी थे और बढ़िया कड़क अधिकारी थे, राकेश बहादुर जी, अभी कई पदों पर रह करके रिटायरमेंट उनका हो चुका है। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ बड़ी अजीब स्थिति है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, ये हिंसा करेंगे, देहरादून में हिंसा करेंगे, रास्ते में हिंसा करेंगे, दिल्ली में हिंसा करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी दिल्ली लखनऊ से बार बार बोलते हैं। हमने कहा अगर हिंसा करेंगे तो वो दिल्ली की पुलिस देखेगी, हिंसा करेंगे तो दिल्ली की पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी, मगर रैली रोकने का तो कोई, वो कहने लगे रोकने का ही आदेश है। और कोशिश की गई। 2 अक्टूबर को फिर रैली हुई और रैली होने के बाद जो हुआ वो एक इतिहास है। उसके बारे में मैं अगले 3-4 दिनों में आपके सामने फिर एक अपने संस्मरण आपको सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ,
अंत में जो इस मेरे आज के वीडियो का जो मैसेज ये है कि रैली को रोकना योजनाबद्ध था। इसमें मुलायम सिंह यादव जी ने पहले से तय कर रखा था कि कहीं ना कहीं जहां पर रैली रोकी जा सके वहां पर रैली रोकी जाए और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दिल्ली में इकट्ठा ना होने दिया जाए। ये मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूं और यहीं से इस उत्तराखंड आंदोलन की दशा और दिशा बदली और हमारी भी राजनीतिक जीवन की दिशा बदली। फिर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर को फिर जो हुआ उसमें हमने क्या किया, ये मैं आपको थोड़े दिनों बाद 3-4 दिन बाद, संभवतः 2 ही अक्टूबर को मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा एक संस्मरण है और आज भी बुरा लगता है कि अगर उस दिन काश मुलायम सिंह जी हमारी बात मान गए होते, काश मान लेते, तो ये जो इतनी खून खराबा मुजफ्फरनगर तिराहे पर हुआ, इतनी महिलाओं के साथ जो उनका शारीरिक शोषण हुआ, उनका मानसिक शोषण हुआ, हमारे नौजवान, अभी भी कई लोग लापता हैं, बहुत से लोग उससे मारे गए, इतनी कुर्बानियाँ हुई, तो शायद ये ना होती। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतिहास के एक पन्ने को मैंने पलट के आपको सुनाया है। इस इतिहास की किताब के बहुत सारे पन्ने अभी अनखुले हैं, अनकहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि वो सब एक एक करके आपके सामने रखूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी बात में सच्चाई लगती है, तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे बोलते ही, अभी मैं जैसे ही इसको YouTube में अपलोड करूँगा, जिनको सब्सक्राइब किया उनके पास तुरंत एक घंटी बज जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख सकें, वरना आपको दाएं बाएं से शेयर करा के या फॉरवर्ड करा के मंगानी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे इस अभियान से जुड़िए, आपको कभी भी निराशा नहीं होगी। जैसा मैंने पहले कहा था, आपको ये नहीं लगेगा कि आपने अपना समय खराब किया। एक बार फिर से आपका आभार और मुझसे जुड़ने का आह्वान। आप सबका एक बार फिर से आभार। नमस्कार।